छोटे बच्चे जब बिल्कुल पैदा होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं उनमें जॉन्डिस यानी पीलिया होता है। मम्मी पापा दादा दादी से पूछते हैं यार इसको तो हम लाइट दिखाते हैं, धूप में लेके बैठे हाँ धूप। जो वाइट लाइट है दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। बच्चा अकड़ने लग जाए तो वो पीलिया खतरनाक हो सकता है। सर, माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है या ये तो सिजेरियन हुआ है इसलिए इसको बार बार फीवर आता है। खासकर जो बार बार फीवर आता है वो बच्चों की हाइजीन से 100% अफेक्टेड होता है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स कई बार ऐसे करते हैं कि बुखार आ रहा है तो कंबल उड़ा देते हैं। पेट को चेक करने के कई एक तरीके होते हैं। बिल्कुल हार्ड लगे या फूला हुआ लगे या वॉमिट करे तो फिर बच्चों में जो गिरने का इंसिडेंस है उसमें माँ बाप को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? हम जब भी पेरेंट्स आते थे पूछते हैं बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करना आवश्यक होता है जब बच्चा सर के सहारे गिरता है। क्या कोई साइंटिफिक तरीका है कि खांसी जुकाम कम होगा ये काम करें? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। वो जो आपको दुनिया में सबसे प्यारे हैं लेकिन सबसे शैतान भी हैं, वो जो जान से प्यारे हैं लेकिन जान की आफत हैं, बच्चे। कभी छोटे होते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि बोल नहीं रहे, अब परेशानी है तो पहचाने कैसे। थोड़ा बड़ा होता है तो दूध पिलाएं या कुछ और खिलाएं, दांत निकलने लगते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं या फिर इसका रोना घर में बंद कराएं। ऐसी बहुत सारी परेशानियां छोटे बच्चों को जब आप पाल रहे होते हैं और उन्हें 4-5 साल की उम्र तक लाते हैं, उससे माँ बाप 2-4 होते हैं। आज ऐसी ही परेशानियों के हल के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर गौरव अग्रवाल हैं जो कि पीडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं और कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। ऐसा होता है कभी कि बच्चे को माँ बाप दिखाने के लिए आए एक परेशानी के लिए और 4 सवाल आपसे एक्स्ट्रा पूछे कि अच्छा ये बताइए। यहाँ जब भी बच्चे को माँ बाप दिखाने आते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि वो ये प्रॉब्लम एक होती है जैसे आप पूछ रहे हैं और 4 सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है कि माँ बाप के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं जो कभी कभार बीमारी से रिलेटेड तो होते ही हैं, साथ साथ जो नॉर्मल उनकी आम लाइफ में चल रहा होता है उसके रिलेटेड भी वो पूछते हैं। छोटे बच्चे से जुड़ा हुआ अगर मैं ऐसे पूछूं रैंडम, सबसे कॉमन सवाल आपके मन में क्या आता है कि माँ बाप आते ही पूछते हैं जरूर? जैसे बच्चा जब बॉर्न होता है और मेरे पास फॉलोअप पे जब पेरेंट्स आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है बच्चा ये बार बार पॉटी बहुत करता है कि सर ये तो दिन में 7 से 8 बार पॉटी कर लेता है। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है कि ये तो सर रात भर रोता है, बहुत सोता नहीं है, बच्चे सोता नहीं है सर, ये तो रात भर रोता है। क्या होता है, न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा अफेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि वो पहले मदर के वूम में होते हैं ना, तो दे आर मोर काइंड ऑफ लाइक इन अ पैक्ड सिस्टम। जब वो आते हैं तो दे नीड टाइम टू एडजस्ट। उनके लिए सब कुछ नया होता है, थोड़ी सी भी गैस बन रही होती है तो उनके लिए बिल्कुल एबनॉर्मल सेंसेशन होता है। जैसे ही पेरेंट्स अफेक्शन दिखाते हैं, गोदी में लेते हैं, बच्चा शांत हो जाता है। रोने के अलग कारण जो गैस के अलावा है कि बच्चे का डायपर तो गीला नहीं हो रहा, बच्चा भूखा तो नहीं है, बच्चे का टेम्परेचर ऊपर नीचे तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं न्यूबॉर्न बच्चों के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। धीरे धीरे जैसे प्यार के लिए रो रहे होते हैं। हाँ, बच्चों को अफेक्शन तो चाहिए, साथ साथ सबसे बड़ा जो मदर का या फादर का आता है कि जैसे ही हम गोदी लेते हैं बच्चा चुप हो जाता है, इसीलिए गोदी में चुप हो जाता है। हाँ, तो कडलिंग इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग। चाहे बच्चा नीकू में रहे, चाहे न्यूबॉर्न रहे, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पेरेंट्स का अफेक्शन तो ऑलमोस्ट इट इज अटमोस्ट की बहुत ज़रूरी होता है। कडलिंग यानी हग अगर आप किसी बड़े को भी दें तो वो भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए अपने दुखों को भूल जाए। तो जो बच्चा अभी माँ की कोख से बाहर आया है उसको सबसे ज़्यादा उसी वार्मथ की ज़रूरत होती है, इसीलिए कभी कभी बच्चा अकारण रोता है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट को मिस कर रहा होता है जिसमें वो लगभग 9 महीने तक रहा है। ये बड़ी एक अच्छी चीज़ आपने बताई कि वो बिना कारण भी रो रहा हो सकता है, और जब रोता है तो माँ बाप सोचते हैं कैसे इसको चुप कराएं। अच्छा, आपने कहा कि एक सवाल आता है बच्चे पॉटी बहुत ज़्यादा करते हैं छोटे बच्चे, तो क्या कुछ क्वांटिफिकेशन है कि हाँ इतनी बार पॉटी किया तो नॉर्मल है और इससे कम कर रहा है तो प्रॉब्लम है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। नॉर्मल जो होता है बच्चा न्यूबॉर्न, क्योंकि उसकी धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ वो जा रहा होता है, तो कई बच्चे 7 से 8 बार दिन में पॉटी करते हैं। क्योंकि ब्रेस्ट फीड पे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा बार बार पॉटी करते हैं क्योंकि डाइजेशन इज़ वेरी गुड। कई बच्चे होता है कि 5 से 7 दिन तक पॉटी नहीं करते हैं क्योंकि कई बच्चे फार्मूला पे भी होते हैं तो थोड़ा सा डाइजेशन उनका अफेक्टेड हो जाता है। बट व्हाट इज़ नॉर्मल ये है कि बच्चा अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छे से सो रहा है, दिन में 6 to 8 टाइम्स बच्चा यूरिन जा रहा है। मतलब बच्चे का बार बार यूरिन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन का कलर नॉर्मल है तो हम बोलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। बच्चे का पेट नहीं बहुत टेंस हो रहा है या बढ़ रहा, या बच्चा वॉमिट नहीं कर रहा है, स्टूल में ब्लड नहीं आ रहा है, तो दीज आर नॉर्मल। तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि आप दवाई दो, बच्चा पॉटी नहीं कर रहा 7 दिन हो गए, या एक दिन में 7 बार पॉटी कर रहा है, 8 बार पॉटी कर रहा है, कोई बोलता है हरी पॉटी कर रहा है, पीली पॉटी कर रहा है, दाने जैसी पॉटी कर रहा है, तो सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। हम धीरे धीरे समझाते हैं, बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे बच्चे में मैच्योरिटी आएगी, चीज़ें मैच्योर होंगी, 3 महीने के करीब ये चीज़ें रिजॉल्व धीरे धीरे होने लग जाती है।
3 महीने तक उसके स्टूल्स भी मैच्योर ही हो रहे होते हैं। सोचिए, लेकिन अब ये एक बड़ी समस्या है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चा पॉटी कर रहा है तो समस्या, नहीं कर रहा है तो समस्या। आपने कहा 4-5 दिन तक अगर पॉटी नहीं की तो भी नॉर्मल है? हाँ, इवन 5 दिन नहीं, बच्चा अगर 1 हफ्ते या 10 दिन तक भी पॉटी नहीं कर रहा है और बच्चे का पेट बिल्कुल सॉफ्ट है ना, और बच्चे की पॉटी या मतलब पॉटी तो बच्चा कर ही नहीं रहा है, वॉमिट नहीं कर रहा है बच्चा, है ना, एंड बहुत कंफर्टेबल है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाँ, इनमें से कुछ होता है या कोई मतलब जो भी डेंजर साइंस हैं हम पेरेंट्स को बताते हैं, और उनमें से कुछ लगता है तो हम बोलते हैं कि तुरंत आके दिखाना है पीडियाट्रिशियन को। आपने कहा कि पेट अगर सॉफ्ट है तो माँ बाप को बच्चे के पेट को कैसे चेक करना चाहिए जिससे उन्हें तसल्ली हो कि हाँ ठीक है सब? देखो, पेट को चेक करने के कई एक तरीके होते हैं। जैसे सॉफ्ट आप फील करोगे तो जो भी चीज़ जैसे सॉफ्ट होती है हमारी स्किन जैसी, वैसा लगता है कि हाँ पेट टेंस नहीं हो रहा है या फर्म नहीं है। फर्म मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम टच करें और ऐसा लगे कि हाँ ना तो बिल्कुल टाइट है ना ही बिल्कुल सॉफ्ट है ना, और बिल्कुल हार्ड लगे या फूला हुआ लगे या वॉमिट करे, तो फिर ये सारे डेंजर साइन होते हैं जो पेरेंट्स को एग्जामिन करने चाहिए। तो वो सॉफ्टली बच्चे के पेट पे हाथ लगा के और देख सकते हैं कि सॉफ्ट है या नहीं है। अगर टेंस लग रहा है, फूला हुआ है, हाँ बच्चा जब रो रहा होता है तो पेट को टेंस करता है, हम भी जब प्रेशर लगाते हैं तो पेट हमारा टेंस होता है, तो उस समय चेक नहीं करना, जब बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल है तब पेट को चेक करना है। ये आपने बड़े काम की टिप बताई है, वरना लोग ऐसे ही चेक करके बोलते हैं कि नहीं ये तो सख्त है अभी। ओह अच्छा, चलिए देखिए, हमने बात कहाँ से शुरू की थी? सबसे पहले पॉटी की समस्या को हल किया है। अब आते हैं जब बच्चे के दांत निकलते हैं, क्या उस समय बच्चे का पॉटी ज़्यादा करना नॉर्मल माना जाना चाहिए? हाँ, ये भी एक नॉर्मल जो रूटीन समस्या है हमारे सामने आती है कि सर बच्चा पॉटी कर रहा है और बच्चे के दांत निकल रहे हैं, है ना। साथ साथ इसमें एड ऑन एक और आ जाता है कि बच्चे को फीवर भी आ रहा है। तो क्या होता है जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, और ये नॉर्मल स्वाभाविक चीज़ें हैं कि दांत निकलना जो बच्चों के 6 मंथ से स्टार्ट होकर 2.5 साल तक स्लोली निकलते हैं 1 बाय 1। बट उस समय क्या होता है, बच्चा बार बार फिंगर लेके माउथ में अपने आप को काम कर रहा होता है, शांत कर रहा होता है, क्योंकि उसको टीथिंग के कारण हल्का हल्का पेन हो रहा होता है। तो बार बार वो फिंगर को जब माउथ में डालता है तो देयर आर लॉट ऑफ इन्फेक्शन, बहुत सारे कीटाणु बच्चे के माउथ में जाते हैं, जिसको हम माउथिंग भी बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो उसके कारण ही बच्चा थोड़ा एक्सपोज हो जाता है वायरल इन्फेक्शन के लिए। इसीलिए उसकी पॉटी जो है बार बार मतलब वायरल इन्फेक्शन के कारण लूज टूल्स होने लग जाते हैं, या फिर बुखार खराब हो जाता है। हाँ, या फिर बुखार आने लग जाता है, जिसको स्वाभाविक पहले से जो चल रहा है सदियों से कि हाँ इसने दांत आने लग गए तो इसको पॉटी होने लगी है, बुखार होने लगा। तो उसका मेन रीजन ही यही है कि दांत आने के साथ साथ बच्चा बार बार फिंगर अपने माउथ में डालता है, अपने आप को शांत कर रहा होता है, इसी कारण वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। इतने छोटे बच्चे को जो टीथिंग में है अभी, उसको इन्फेक्शन से बचाने का कोई तरीका है? इन्फेक्शन देखो, वायरल इन्फेक्शन जो है खासकर 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनमें बहुत कॉमन होता है, क्योंकि हम हर चीज़ को नहीं रोक सकते, और बच्चा जब अपने माउथ को एक्सप्लोर कर रहा होता है उसको भी हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के लिए हर चीज़ नहीं है और हर चीज़ लर्निंग फेज में है। तो इन्फेक्शन से हम नहीं रोक सकते, ना तो बच्चे को हम बोल सकते हैं बार बार हाथ नहीं देना है या बार बार हाथ नहीं धोना है। हाँ, हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा जहाँ भी बच्चा बार बार बैठ रहा है, एक्सपोज हो रहा है, तो उस चीज़ को क्लीन रखें। बच्चे की जो फीडिंग की चीज़ें हैं, बॉटल है या यूटेंसिल्स हैं या बर्तन है, उनको साफ रखें। छोटे बच्चों को बार बार बुखार आना नॉर्मल है क्या? छोटे बच्चे खासकर जैसे मैंने बताया 1 साल से नीचे, और बड़े बच्चे जैसे 5 साल से ऊपर, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में खासकर 5 साल से नीचे मिलती हैं। और बार बार फीवर आने का सबसे बड़ा कारण ही 90% बच्चों में वायरल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, तो अगर बार बार फीवर आ रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए इस बात की? अक्सर माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी वीक है, या ये तो सिजेरियन हुआ है इसलिए इसको बार बार फीवर आता है। ये सोच कहाँ तक सही है? देखो, बार बार बुखार आना चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, कंपैरिजन कई स्टडीज़ में या रिसर्च में ये है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इन कंपैरिजन टू सिजेरियन सेक्शन। ये बात सच है? हाँ, इन कंपैरिजन ऑफ देयर इम्यूनिटी the normal delivery babies are more stronger than cesarean section babies in the terms of development of immune system, क्योंकि जब वो नॉर्मल फ्लोरा के मदर के फ्लोरा से निकलता है तो बच्चों का जो गट का फ्लोरा है वो अच्छे से डेवलप होता है, तो उनका डाइजेशन, उनकी इम्यून सिस्टम इज मोर स्ट्रॉन्ग। अच्छा। हाँ, बट खासकर बार बार बुखार आने का जो मेन रीज़न जैसे मैंने बताया वायरल इन्फेक्शन, तो खासकर बहुत ज़्यादा बच्चों को बुखार नहीं आ रहा है या बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है या हाई स्पाइक्स नहीं आ रहे, मतलब बहुत बुखार बढ़ नहीं रहा, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बुखार में बुखार की दवाई देनी होती है,
साथ साथ बच्चे को अगर बहुत तेज बुखार आ रहा है तो गीली पट्टी भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर जो पेरेंट्स कई बार ऐसे करते हैं कि बुखार आ रहा है तो कंबल उड़ा देते हैं, तो बच्चे को ओवर कवर नहीं करना है। अच्छा। नॉर्मल टेम्परेचर रखना है बच्चे को, और बार बार हाइड्रेट करना, मतलब पानी पिलाएं, या अगर बच्चा बड़ा है तो कोकोनट वाटर दे सकते हो, छाछ दे सकते हो, बटर मिल्क दे सकते हो, लेमन जूस। तो हाइड्रेशन स्टेटस बच्चे का मेंटेन रखना है, जिससे बच्चा जितना डिहाइड्रेट होगा उतना ज़्यादा बुखार आएगा। और अगर कुछ भी डेंजर साइन होते हैं कि बुखार के साथ साथ बच्चे का पेट टेंस हो रहा है, फीवर बहुत तेज है, बच्चे को चिल्स आ रहा है, मतलब ठंडी लग रही है, कपकपी लग रही है, वॉमिट कर रहा है बार बार, बिल्कुल डल हो गया है या सुस्त हो गया, तो फिर आपको पीडियाट्रिशियन को तुरंत ले जाके दिखाना है। जैसे आपने कहा ठंडी पट्टियां रख सकते हैं, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कितने बुखार पर करनी चाहिए स्पॉन्जिंग, और किस उम्र के बच्चे की स्पॉन्जिंग की जा सकती है? देखो, आइडियली जो स्पॉन्जिंग है वो हम छोटे बच्चों से ही कर सकते हैं, बट स्पॉन्जिंग जब बहुत तेज फीवर आए, आपने मेडिसिन दी और बहुत तेज फीवर है, क्योंकि जब फीवर अगर बढ़ने लगता है 101 102, तो कई बच्चों में फेब्राइल सीजर होने का भी डर रहता है, मतलब बुखार से बच्चों में झटके आने। अच्छा। तो हाँ, 6 महीने से लेके 5 साल के बच्चे ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं फेब्राइल सीजर के, तो उन बच्चों में ये है कि फीवर को बहुत तेज नहीं बढ़ने के लिए हम स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, जिससे बच्चे, हमारी जो त्वचा है, स्किन है, थोड़ी सी वेट होती है, तो उससे फीवर जल्दी उतरता है। खासकर बड़े बच्चे जो हीट स्ट्रोक, जो हम बोलते हैं कि हाँ इसको लू लग गई, तो हीट स्ट्रोक से जो एक्सपोज होते हैं उसको हम बोलते हैं ज़्यादा अगर हो रही है, लू लग गई है, तो आप आके इसको नहला दो या पानी के टब में डाल दो, ठंडे पानी के टब में, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो फीवर है या गर्मी है वो तुरंत उतर जाती है। तो स्पॉन्जिंग हम छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों में भी कर सकते हैं। अब वो हम गीली पट्टी, मतलब नॉर्मल पानी की पट्टी से भी कर सकते हैं, बच्चे को नहला के भी कर सकते हैं, बाथ टब में बच्चे को नहला के भी कर सकते हैं, बट वो एक हाई फीवर के लिए ज़रूरी है, जब 101 102 से तेज बुखार हो रहा है, और खासकर छोटे बच्चों में, जिससे वो दिमाग पे नहीं चढ़े, जिससे फेब्राइल सीजर को हम अवॉइड कर सकते हैं। फेब्राइल सीजर अगर हो गया किसी को, बच्चे को बुखार के दौरान कोई झटका आया, तो क्या खतरनाक हो सकता है? हाँ, फेब्राइल सीजर मोस्टली 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें बहुत 15 सेकंड का झटका आया है और बच्चा 15 सेकंड बाद नॉर्मल हो गया, और कभी कभार ये होता है कि झटका लंबा चलता रहता है, बुखार तेज आया और झटका आया, वो चलता रहा और कंटिन्यूअसली बच्चे को झटका आता रहा। तो अगर नॉर्मल वाला सीजर है तो 15 सेकंड के बाद अगर सही हो रहा है, तो ऐसे वाला जो एपिसोड है और एक बार ही ऐसा हुआ, तब तो वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। बट कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर, कि 15 सेकंड से ज़्यादा आया या बार बार आता रहा सीजर 24 घंटे के अंदर, तो तुरंत बच्चे को इमरजेंसी में ले जाना है, क्योंकि उसमें बच्चा बेहोश भी हो जाता है, बच्चा रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, झटके कभी कभार एक साइड में या लंबे समय तक चल सकते हैं, तो ये खतरनाक हो सकता है। छोटे बच्चे जब बिल्कुल पैदा होते हैं तो अक्सर हम देखते हैं उनमें जॉन्डिस यानी पीलिया होता है, ये कितना कॉमन है और इसमें कितना टेंशन लेने की बात है? हाँ, जैसे जो बच्चे बॉर्न होते हैं और ये पीलिया, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है बच्चों का दोबारा से अस्पताल में रीएडमिशन का। एंड पीलिया है क्या? पीलिया जो न्यूबॉर्न पीलिया है, बच्चों की स्किन या आईज का पीलापन होना, खासकर छोटे बच्चे जो खासकर 5 दिन से छोटे होते हैं और नॉर्मल समय पे होते हैं, तो उन बच्चों में देखा जाता है दूसरे तीसरे दिन ये पीलिया बढ़ने लगता है, और खासकर 15 तक पहुंचता है, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें ये पीक जो देखने को मिलती है वो 3 to 7 डेज में मिलती है, उसको भी हम नॉर्मल बोलते हैं। बट जैसी ही लेवल हम एडल्ट से कंपेयर करेंगे तो वो 2 पे भी पीलिया कहलाता है, और न्यूबॉर्न बच्चों में जैसे ही लेवल 7 से 8 बढ़ने लगता है वो विजिबल होने लग जाता है, आँखों पे, शरीर पे, पैरों पे। अच्छा। तो वो मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि खतरनाक है या क्या करना चाहिए। अगर वो नॉर्मली चल रहा है, जैसे मैंने बताया टर्म बच्चे में जो समय पे हो रहा है दूसरे तीसरे दिन, या प्री टर्म बच्चे में और 15 के आसपास है, तो हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट खासकर जो पीलिया पहले दिन ही बहुत ज़्यादा दिखने लग जाए, या बच्चे के आर्म्स पे या लेग्स पे आने लग जाए, या बच्चे के पाम पे या सोल पे आने लग जाए, है ना, और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, बच्चे को सीजर्स आने लग जाए, बच्चा अकड़ने लग जाए, तो वो पीलिया खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे में तुरंत फिर पीडियाट्रिशियन को दिखा के मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। और खासकर आजकल तो कंपलसरी ये कर दिया कि बच्चा जब डिस्चार्ज हो रहा है उससे पहले आप मशीन के थ्रू मॉनिटर करें, और फिर आगे भी उस हिसाब से बनाए रूपरेखा कि आगे क्या करना है। जब हम देखते हैं छोटे बच्चों को पीलिया होता है तो हॉस्पिटल में तो उनको NICU में और क्यूबिकल्स में रखा जाता है, जब घर चले जाते हैं तब भी कभी कभी ट्यूबलाइट्स में रखने की सलाह दी जाती है। कैसे करना चाहिए ये काम? देखो, आइडियली जो ट्रीटमेंट है पीलिया का, क्योंकि पीलिया बिलिरुबिन के बढ़ने से होता है, और जब बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, कभी कभार खतरनाक इसलिए होता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब दिमाग और खून के बीच में जो हमारे बैरियर है उसको क्रॉस कर जाता है, और वो ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसलिए ही सब चीज़, पीलिया का ट्रीटमेंट, पीलिया का इलाज, है ना, और पीलिया की मॉनिटरिंग आवश्यक है। तो हमें जो जब बच्चा डिस्चार्ज हो रहा है तब हम मॉनिटर करते हैं, और जब वो बड़ा हुआ आ रहा है तो आइडियली बच्चे को ब्लू लाइट देनी होती है, जिसको हम फोटोथेरेपी देते हैं।
जो वाइट लाइट है दैट इज नॉट वेरी इफेक्टिव, मतलब वो ज़्यादा अच्छा यूजफुल नहीं है। okay. खासकर घर पे जो लाइट हम आप कह रहे हैं देने की, वो हम घर पे भी दे सकते हैं, बट उसके लिए भी मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम लाइट दे रहे हैं वो बच्चे को गर्म भी करती है ना, बच्चे का हाइड्रेशन स्टेटस भी देखना पड़ता है, बच्चे को कभी कभार रैश भी निकल जाते हैं, कभी कभार बच्चों में लूज स्टूल होने का, तो ये मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक होती है। तो होम लाइट थेरेपी इज नॉट इंडिकेटेड, और उसके लिए ये होता है अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो हॉस्पिटल में बच्चे को लाके चेक करवा के और लेवल दिखा के ही फिर लाइट की इंडिकेशन है तो देनी चाहिए। एक चीज़ और मुझे याद आई, कुछ लोग घर में क्या करते हैं, बच्चे को पूरा एक्सपोज करके सनलाइट भी दिखाते हैं, उससे कुछ फायदा होता है? ये सवाल तो हमारे पास निरंतर, जब भी बच्चा 24 घंटे का हो जाता है हम बोलते हैं पी लिया है, तो मम्मी पापा दादा दादी से पूछते हैं यार इसको तो हम लाइट दिखा देंगे, धूप में लेके बैठेंगे। हाँ धूप में। तो क्या होता है, धूप जो है वो मिक्सचर ऑफ रेडिएशन है, जैसे हम बोलते हैं विबग्योर बनाती है ना, खासकर उसके साथ में उसमें धूप में अल्ट्रा वायलेट रेज भी है। जो हमारी फोटोथेरेपी लाइट्स होती हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होती, और स्पेसिफिकली जो बिलिरुबिन है जिसको हमें कम करना है, वो एक ही वेवलेंथ, मतलब लाइट की एक टर्म है जो वेवलेंथ बोलते हैं, उसी पे रेस्पॉन्ड करता है उसको। अगर हम वो नहीं देंगे तो हम कितनी भी धूप दे दें उससे फायदा नहीं होगा। और दूसरा, हम धूप बच्चे को निरंतर कितनी देर दे सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे, ज़्यादा देंगे तो बच्चे को बर्न हो जाएगा, थर्मल इंजरी हो जाएगी। तो उसके लिए हम धूप का इंडिकेशन तो बिल्कुल पेरेंट्स को बोल देते हैं कि हाँ आप मॉर्निंग धूप 10 से 15 मिनट दिखा सकते हो, बट उससे बच्चे के पीलिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पीलिया होता है या बढ़ता है तो हमें इसको ब्लू लाइट ही देनी पड़ेगी। यानी पीलिया में बच्चे को धूप दिखाने से कोई फायदा नहीं है? हाँ, मतलब उससे क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा देर दिखा रहे हो तो बच्चे की जलने की, बर्न होने की और हाँ स्किन और अल्ट्रा वायलेट रेज एक्सपोजर की चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, अब आते हैं उस स्टेज पे जब बच्चा माँ के दूध से बाहर के खाने पर शिफ्ट होता है, तो सबसे पहला सवाल होता है बच्चे को कौन सा वाला दूध दें। बहुत सारे लोग डब्बाबंद दूध को मानते हैं कि सेफ है, पैक्ड है, आप उसको किस तरह से देखते हैं वर्सेस गाय का दूध, भैंस का दूध, कुछ लोग तो बकरी का दूध, सोया मिल्क, आजकल बहुत विकल्प है, तो उतना ही मुश्किल है चूज करना, तो कैसे चूज करना चाहिए? देखो 6 मंथ्स के बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड। कॉम्प्लीमेंट्री फीड मतलब हमें फीड को कॉम्प्लीमेंट करना है। बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड पे है या फार्मूला पे है तो सबसे पहले तो यह है कि हमें सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करना है, बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट करना है प्यूरी फॉर्म में। सेकेंड कम्स कि मिल्क क्या देना है। देखो मिल्क का मेन फैक्टर है, जो हम अगर पहले ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं तो हम उन पेरेंट्स को बोलते हैं आप ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करो। कब तक करनी चाहिए? ब्रेस्ट फीड शुड आइडियली बी कंटिन्यू टिल 2 years ऑफ एज, मतलब बच्चे को इनिशियल 6 months तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड देना है, उसके बाद आप धीरे धीरे बच्चे को जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड के साथ ब्रेस्ट फीड दे रहे हैं एंड देन आप स्लोली उसको 1.5 year to 2 years तक कंप्लीट करते हैं। सेकंड ये आता है कि हम मिल्क कौन सा दे, तो अब जो WHO की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप काउ मिल्क दे सकते हैं, बट हम जो फोकस करते हैं, हम पेरेंट्स को ये बोलते हैं आप जब भी इंट्रोड्यूस कर रहे हो काउ मिल्क आप ये कोशिश करो, क्योंकि पहले भी यही था कि काउ मिल्क क्यों नहीं देना, क्योंकि लेस देन 12 months के जो भी बच्चे होते हैं उनमें काउ मिल्क के प्रोटीन से एलर्जी होने का डर रहता है। अच्छा। इसीलिए काउ मिल्क, बफेलो मिल्क और ये मिल्क, सारे मिल्क का यही है कि एलर्जी तो नहीं है बच्चे। तो जब भी आप काउ मिल्क दे रहे हैं कोशिश करो कि काउ मिल्क में कुक्ड चीजें दें, जैसे ओट्स आपने लिए उसका पाउडर बनाया उसको आपने मिल्क में मिला के दे दिया, सूजी आपने ली सूजी को आपने मिल्क में मिला के दे दिया, तो अगर बच्चा उसको डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट का मतलब पेट उसका नहीं फूल रहा, बच्चे के स्टूल्स नॉर्मल हैं, लूज मोशन नहीं हो रहे, स्टूल्स में ब्लड नहीं आ रहा, वॉमिटिंग नहीं हो रही है, तो बच्चे को डाइजेशन में कोई इशू नहीं है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा काउ मिल्क भी दे सकते हैं। इवन जो बच्चे फॉर्मूला फेड पे भी हैं उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, खासकर काउ मिल्क में आप धीरे धीरे कुक्ड चीज़ें दो, बच्चा ले रहा है तो आप कुक्ड मिल्क बेस्ड डाइट या फिर साथ साथ मिल्क भी दे सकते हैं। और भैंस का दूध दे सकते हैं, बट आइडियली जो गाइडलाइन है वो WHO की गाइडलाइन जो है वो काउ मिल्क पे ही है, और बफेलो मिल्क इज लिटिल बिट हैवियर इन द टर्म्स ऑफ फैट, मतलब उसमें फैट भी ज़्यादा होता है जो बच्चे के डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है, इसलिए हम काउ मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क पे ही फोकस करते हैं। कितनी उम्र के बाद ये टेंशन छोड़ देनी चाहिए कि कौन सा दूध देना है, जो घर में आ रहा है वही तुम भी पी लो? हाँ, 1 साल के बाद क्या होता है ना, जैसे बच्चा 1 साल का होता है तो हमारा कहने का पेरेंट्स से पूछते हैं अब इसको क्या खिलाना चाहिए, तो हम बोलते हैं जो घर में बना वो खिलाना है। दैट इज अ फैमिली पॉट ईटिंग, कि जो घर में बना है, चाहे दाल चावल बना है, चाहे रोटी सब्जी बनी है, चाहे दूध है, तो 1 साल बाद जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे हैं, जैसे मैंने बताया, उनको तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए टिल 2 years, और धीरे धीरे फोकस करना चाहिए कि मिल्क कम से कम दे, जिससे बच्चा ज़्यादा खाना खाए, क्योंकि अगर वो एक चपाती एक पराठा खाएगा तो उसको बच्चे को 300 से 400 ml मिल्क में जितनी कैलोरीज हैं वो एक पराठे के बराबर खाए। साथ साथ उसको न्यूट्रिशन भी जाएगा, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम है ना, प्रोटीन है, बट उसके अलावा और कोई न्यूट्रिशन नहीं है।
तो हमें चाहिए कि सारे मल्टीविटामिन्स मिले, है ना, और सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, तो हम फोकस करते हैं सॉलिड ज़्यादा दें। तो धीरे धीरे 1 ईयर के बाद आपको कोशिश करनी है कि मिल्क की क्वांटिटी कम करनी है, खासकर 1.5 ईयर के बाद तो ट्राई टू गिव लेस देन 500 500 ml से कम दे, है ना। और फिर उसके बाद जो घर में आ रहा है आप दे सकते हैं, बट हाँ कुछ जो नेचुरल प्रैक्टिस है कि हमने काउ मिल्क लिया, दो ग्लास काउ मिल्क लिया, उसमें 1 ग्लास पानी मिला दिया, तो हाँ वो बच्चे के लिए हार्मफुल होता है। अच्छा। क्योंकि हाँ हार्मफुल इसलिए होता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल रहा होता, डाइल्यूट हो जाता है ना। तो इसलिए कोशिश करनी है कि ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं करना, उसको प्रॉपर अमाउंट में देना, और मिल्क पे फोकस 1 साल के बाद कम करना है, बच्चे को सॉलिड ज़्यादा देने और फैमिली पॉट ईटिंग देनी। तो वो जो हम पढ़ते हैं दूध सर्वोत्तम आहार है, सिर्फ दूध दे दें, वो कंप्लीट फूड है, कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आपकी बात सही है, बट दूध सिर्फ हम दूध ही दूध देंगे, अगर बच्चे को सॉलिड्स नहीं देंगे तो बच्चे में बहुत सारी डेफिशिएंसीज होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इसलिए है कि अगर दूध के अलावा, दूध से उसको प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फैट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, बट उसके अलावा जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए वो नहीं मिलेंगे उसको, है ना। तो जिससे बच्चों को पोटेशियम की कमी होना, सोडियम की कमी होना, मिनरल्स की कमी होना, ये कई बच्चे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो हम बोलते हैं कुपोषण के शिकार होने लग जाते हैं। खासकर दूसरा जो इंडिया में कॉमन है अनीमिया, मतलब खून की कमी, जो बच्चों में अगर आप ज़्यादा मिल्क देते हो, क्योंकि कैल्शियम आपके आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो बच्चों में अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो खून कैसे बनेगा, तो बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी होने लग जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि खाने पे ज़्यादा फोकस करो, दूध पे कम फोकस करो। और तीसरी बात है कि दूध क्या करता है, आपको फुल कर देता है। तो अगर बच्चा 5 से 6 बार दूध पी लेगा, एंड कई पेरेंट बोलते हैं हम तो 1.5 से 2 लीटर दूध दे रहे हैं, फिर कहते हैं कुछ खाता नहीं। कुछ खाता नहीं है, तो क्या होता है कि बच्चे का पेट ही दूध से भर रहा है तो खाएगा कैसे। तो उसको एक बैलेंस न्यूट्रिशन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता, और वो कुपोषण का शिकार होने लग जाता है। मतलब उसका वेट तो ठीक लगता है, बट उसमें आयरन डेफिशिएंसीज, मिनरल डेफिशिएंसीज और जितनी भी एसोसिएटेड चीज़ें वो होने लग जाती है। अब जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो पॉडकास्ट में बात करते करते 1-1.5 साल के हो चुके हैं। अब वो गिरते हैं, जब वो चलना सीखते हैं तो फॉल बहुत होता है, छोटे होते हैं तो घर में गिरते हैं, और जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कभी झूले से गिर रहे हैं, कभी खेलते हुए गिर रहे हैं। तो बच्चों में ये जो गिरने का इंसिडेंस है उसमें माँ बाप को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सबसे पहले अगर बच्चा गिर रहा है तो ये देखना चाहिए कि बच्चा पैर के बल गिरा, सर के बल गिरा, जैसे पैर के बल या जैसे फुट इंजरी हुई है या फिर नीज पे गिरा है या एल्बो पे गिरा है, तो ये देखना चाहिए कि वहाँ तो कोई चोट नहीं आई, मूवमेंट्स तो नॉर्मल है। फिर सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग है हमारा कि बच्चे जब फॉल होते हैं और बेड से गिर गए, खेलते खेलते गिर गए और सर पे चोट लग गई। अगर सर पे चोट लगती है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि बच्चे को क्या हुआ। हम जब भी पेरेंट्स आते थे पूछते हैं बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ, बच्चे ने उल्टी तो नहीं करी। आपके पास आते होंगे ना बहुत छोटे बच्चे बेड से गिर गए, तो मतलब आते भी हैं और फिर ऐसा लगता है यहाँ हल्की सी सूजन हो रही, तो हम सबसे पहले पूछते हैं बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ, बच्चे ने उल्टी तो नहीं करी, बच्चे के नाक से या कान से खून तो नहीं आया, और बच्चे का बिहेवियर कैसा है कि बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा, खाना नहीं खा रहा, बिल्कुल रोई जा रहा है, या फिर सीजर तो नहीं आया, सीजर मतलब झटके तो नहीं आए। तो ये सारी चीजें बहुत ऑब्जर्व करना आवश्यक होता है जब बच्चा सर के सहारे गिरता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तभी भी उस बच्चे को 24 to 48 आवर ऑब्जर्व करना होता है इन्हीं सब चीज़ों के लिए। अच्छा, हाँ, कि 48 आवर तक बच्चे को झटके तो नहीं आ रहे, नाक से खून तो नहीं आ रहा, कान से खून तो नहीं आ रहा, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं मतलब अभी गिरा है तो 2 दिन तक ध्यान रखना। हाँ, कि खाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, खेल रहा है नहीं खेल रहा, उसका बिहेवियर मदर को या फादर को, बिकॉज सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट्स वही होते हैं, कोई डिफरेंट तो नहीं लग रहा। अगर उसमें कुछ दिक्कत लगती है तो फिर हमें अलग तरह की जो टेस्ट होते हैं, सिटी स्कैन वगैरह है ना, वो सब कुछ कराने होते हैं। और अगर ऐसे नॉर्मल फॉल है उसके बाद बच्चा नॉर्मल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है? अगर फॉल है नॉर्मल, सर के सहारे गिरा है और बच्चा नॉर्मल है जैसे मैंने बताया, तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और लगता है कि कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर लग रहा है या कुछ भी कंसर्निंग, तो एक बार पीडियाट्रिशियन को फिजिकल विजिट से दिखाना है। छोटे बच्चों में जब फॉल होता है तो अक्सर हम देखते हैं झूले से गिरना या इधर उधर से फ्रैक्चर्स होते हैं, क्या वो आगे जाकर भी नुकसान कर सकते हैं? फ्रैक्चर हुआ है तो प्लास्टर होगा और वो ठीक हो जाएगा, क्या बड़ों में और बच्चों में ये सिनेरियो अलग अलग होता है? नहीं, फ्रैक्चर्स का तो मोस्टली सेम ही होता है, बट बच्चों में, कई बच्चों में क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हम हाथ के सहारे खींच लेते हैं गिरने के अलावा, तो उनमें पुल्ड एल्बो हो जाता है, जो हमारी एक हड्डी होती है यहाँ की। अच्छा। हाँ, वो खिसक जाती है क्योंकि उनके जॉइंट्स इतने मजबूत नहीं होते, तो खिसक जाती है। कुछ पेरेंट्स आते हैं, हम थोड़ा सा करते हैं, बोले आपने तो कुछ किया ही नहीं और एकदम सही हो गया। तो लैक्सिसिटी इज डिफरेंट एंड फ्रैक्चर इज डिफरेंट। तो लैक्सिसिटी हो रही है वो बच्चों में थोड़ा सा होती है, वो इवेंचुअली ग्रो अप हो जाती है, बट फ्रैक्चर अगर हो रहा है और अगर ढंग से उसका करेक्शन हुआ है तो मोर और लेस वो एडल्ट्स के बराबर ही है। हाँ, खासकर बच्चों की जो बोन्स होती है वो एडल्ट्स के कंपैरिजन में
जुड़ने के लिए मोर प्रोन होती है, मतलब वो जल्दी से जुड़ जाती हैं। अच्छा। हाँ, जल्दी से जुड़ जाती ये तो हैं। अच्छी बात है। बट एडल्ट से जैसे आप 65 ईयर से आप कंपेयर करोगे तो उनकी जो बोन्स हैं उनको जुड़ने में समय लगेगा और प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, पेन भी रहेगा। बट कंपैरिजन टू दैट बच्चों की बोन जल्दी जुड़ती हैं और वो आगे लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कम करती हैं। हाँ, बट अगर वो ढंग से नहीं दिखाया, किसी और को दिखा लिया, अच्छे हॉस्पिटल में विजिट नहीं किया, ढंग से उसको प्लास्टर नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम भी कर सकता है। ओके। छोटे बच्चों में बार बार फीवर आना क्या वाकई ये संकेत है कि इम्यूनिटी कम है? बार बार जैसे खांसी, जुकाम और बुखार ये हम देखते हैं छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है, या कहीं ना कहीं वो अपनी हाइजीन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं या कुछ और चीज़ें नज़रअंदाज हो रही होती हैं इसलिए फीवर होता है? देखो, छोटे बच्चों में फीवर आना कॉमन होता है। जैसे ही कोई मौसम चेंज हुआ, जैसे ही मौसम बदलता है वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं मौसम। तो मोस्ट ऑफ द फीवर, जैसे मैंने पहले ही बताया, वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होता है। अगर बच्चों में कोई सीरियस साथ में कुछ हो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज बुखार हो रहा है, रैशेज निकल रहे हैं बॉडी में, बच्चा बहुत डल हो गया, तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होता है। बट खासकर जो बार बार फीवर आता है वो बच्चों की हाइजीन से 100% अफेक्टेड होता है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बार बार माउथ में हाथ डालते हैं, खेल के आते हैं तो हैंड वॉश नहीं करते, किसी को भी जुकाम है, सर्दी है तो उससे दूर नहीं रहते, है ना। कभी भी छींकते हैं तो हम या तो कपड़ा लगा लेते हैं या एल्बो को माउथ पे रखते हैं, तो ऐसा बिहेवियर बच्चों में देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे कि बच्चों को बताएंगे कि बार बार हैंड वॉश करना है, खेल के आ रहे हो तो फेस वॉश करना है, बार बार हैंड्स को फेस पे नहीं लगाना है ना, और अगर किसी को हो रहा है तो आपको उससे दूर रहना है या मास्क पहनना है, या फिर अगर कोई छींक रहा है या उसको जुकाम हो रहा है तो, या आपको हो रहा है तो आपको कवर करना है। तो उससे हम बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन को, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन कंटेजियस होता है कि किसी को हो रहा है वो ड्रॉपलेट से आपको हो जाएगा। छोटे बच्चे जल्दी पकड़ते हैं इन्फेक्शन। हाँ, इसीलिए बार बार पकड़ते हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम भी ग्रो हो रहा होता है, खासकर 2 साल से छोटे बच्चों, क्योंकि उनके लिए सब चीज़ नई होती है। हम जो एडल्ट होते हैं उसमें बार बार वायरल इन्फेक्शन कॉमन नहीं होते। खांसी जुकाम बार बार बच्चों को ना हो, उससे बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? कुछ लोग बहुत होम्योपैथिक दवाई देते रहते हैं बच्चों को कि इससे कम होगा, बहुत सारी समस्याएं नहीं होंगी। कुछ लोग देसी नुस्खे आजमाते हैं। क्या कोई साइंटिफिक तरीका है कि खांसी जुकाम कम होगा, ये काम करेगा? तो खांसी जुकाम, जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस के कारण होता है ना। खांसी जुकाम को प्रिवेंट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें खासकर हमें डरना उनसे चाहिए जो जानलेवा बीमारी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जैसे ईयरली फ्लू वैक्सीन, जैसे आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा था कि स्वाइन फ्लू हो गया इसको, अब स्वाइन फ्लू के केसेस धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कम मिलते हैं, और सीरियस केसेस भी, क्योंकि उसकी वैक्सीन आई है। तो हर साल बच्चों को, खासकर 5 साल से छोटे बच्चे हैं जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, उनको स्वाइन फ्लू की वैक्सीन लगानी चाहिए, जिससे जो भी लीथल चीज़ें हैं, जो भी ज़्यादा बीमारी कर सकती हैं, वो कंट्रोल हो। बार बार जैसे मैंने आपको बताया है कि जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, उसके लिए अपनी हाइजीन को मेंटेन रखना है ना। तीसरी चीज़ें जो होती हैं कि बच्चों का खान पीन, बच्चों का जो फूड है उसको हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ये होता है कि बच्चे जंक फूड खा रहे हैं। अगर जब तक हम प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, चाहे इम्यून सिस्टम हो जाए, चाहे हार्मोन्स हो जाए, या बॉडी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन बेस्ड है। तो बच्चों का प्रोटीन इंटेक, अब क्या होता है, प्रोटीन, हाँ सर इसको खिलाया तो था, दूध पिला दिया था, है ना। सिर्फ दूध में ही प्रोटीन नहीं होता, दूध है, पनीर है, चीज़ है, अगर जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं नॉन वेज है, एग है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हम बच्चे को 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि अगर हम उतना नहीं दे रहे, मान लो 20 किलो का बच्चा है और हम उसको सिर्फ 2 गिलास दूध पिला रहे हैं, तो क्या हम उस प्रोटीन को कैच कर पा रहे हैं? तो एक प्रोटीन जो है, अगर आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ाएंगे, मल्टीविटामिन इंटेक बढ़ाएंगे, मतलब हरी सब्जियां देना, दाल देना, ड्राई फ्रूट्स देना, खासकर हाइजीन को मेंटेन करेंगे और प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे, दीज आर द साइंटिफिक थिंग टू अवॉइड इन्फेक्शन। एलोपैथिक, एज ए एलोपैथिक डॉक्टर मैं अदर स्पेशलिटीज पे आई वोंट कमेंट कि होम्योपैथी बेकार है, आयुर्वेदिक बेकार है, सब चीज़ों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, बट खासकर हम ये हमारी साइंटिफिक वे से कर सकते हैं जिससे बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग। आपने स्वाइन फ्लू वैक्सीनेशन की बात की। एक होता है बच्चों का एक मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो सरकार ने भी बना रखा है, उसका चार्ट मिलता है। उसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि क्लिनिक्स पे बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं अच्छा ये भी लगवा लो, वो भी लगवा लो। तो कैसे डिसाइड करें? ऐसे तो बहुत सारी वैक्सीन हो जाती है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, सरकारी जो वैक्सीनेशन है, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, वो एक तरीके से मास इम्यूनाइजेशन है, बहुत सारे बच्चों को कवर करता है। और वही जैसे मैंने बताया, जो जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं, पोलियो है और खासकर डिप्थीरिया, टेटनस, निमोनिया, तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने पूरी वैक्सीनेशन को
कवर किया और खासकर कोशिश कर रहे हैं कि हर कोने कोने तक वो पहुंचे। बट अब बात आती है कि कौन से वैक्सीन हम एडेड प्राइवेट में लगवाएं। तो प्राइवेट जो शेड्यूल है वो बना है कि जो जो जरूरी है जो हम और दे सकते हैं और जो बीमारियां हम और रोक सकते हैं जिससे आगे जाके बच्चे को ये बीमारियां नहीं हो। जैसे बच्चा 1 साल के से नीचे होता है तो फ्लू की वैक्सीनेशन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है, जो स्वाइन फ्लू, तो उसके 2 डोज लगते हैं। तो जिन बच्चों को लगता है तो वो बच्चे थोड़े से फ्लू के लिए कम एक्सपोज होते हैं। अगर होता भी है तो सीरियस मॉर्बिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा लक्षण होना या मॉर्टेलिटी मतलब जानलेवा नहीं होगा वो। तो फ्लू का वैक्सीन है, टाइफॉइड का वैक्सीन है, खासकर एडल्ट्स में देखने को मिलता है, इसको पीलिया हो गया तो जॉन्डिस का वैक्सीन है, तो वो भी बहुत खतरनाक है, वो लीवर फेलियर भी कर सकता है। वो तो मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन में है? नहीं, वो नहीं है, वो हेपेटाइटिस ए वो भी मैंडेटरी। हेपेटाइटिस बी है जो खून के संक्रमण से होता है। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है वो प्राइवेट शेड्यूल में कवर है, जो पेरेंट्स को हम गाइड कर सकते हैं कि आप ये लगवा सकते हो कि हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, टाइफॉइड का वैक्सीन है, फ्लू का वैक्सीन है, माता वाला चिकन पॉक्स का वैक्सीन है ना, जैपेनीज इंसेफेलाइटिस अब वो गवर्नमेंट में धीरे धीरे लग रहा है, जो दिमागी बुखार का वैक्सीन है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन। तो ये वैक्सीन हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं जिससे हम सीरियस डिजीजेस को अवॉइड कर सकते हैं। चिकन पॉक्स का वैक्सीन अगर लगवा लिया जाए तो फिर चिकन पॉक्स नहीं होगा? देखो, कोई भी वैक्सीन 100% नहीं होता। जो भी वैक्सीन से हर वैक्सीन की एफिकेसी 70% से लेकर 90% वेरिएट होती है। इवन जिनकी 90 भी है उनकी भी श्योरिटी नहीं। बट हमेशा ये होता है कि हम वैक्सीन लगवाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है कि अगर इन्फेक्शन होगा तो भी माइल्ड होगा। इवन मीजल्स या खसरा का वैक्सीन भी लगाते हैं, उसके बाद भी अगर इन्फेक्शन होता है तो माइल्ड होगा। तो ये है कि वैक्सीन आपको सीरियस इश्यूज से बचाती है कि उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी और वही जानलेवा नहीं होगी। अब उस सवाल की बात करते हैं जिससे ज्यादातर बच्चे आजकल हम देख रहे हैं जूझ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। क्यों इतना ज्यादा इंसिडेंस बढ़ गया? आज से 5-10 साल पहले इतनी प्रॉब्लम तो नहीं थी बच्चों में कब्ज की। देखो, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जैसे आपने बताया आजकल, है ना। कॉन्स्टिपेशन का मेन रीजन है फूड हैबिट्स, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिसको हम बोलते हैं टॉडलर कॉन्स्टिपेशन, या जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें 95% कॉज कॉन्स्टिपेशन का फंक्शनल मतलब है कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। फिर क्यों है? हाँ, तो कारण जो है बच्चों का फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन का भी सबसे बड़ा कारण है खान पान। छोटे बच्चों में? हाँ, छोटे बच्चों में खान पान मतलब ये होता है कि बच्चे ज्यादा बिस्किट खा रहे हैं, ज्यादा मैदा की चीजें खा रहे हैं, जैसे पास्ता खा लिया, मैगी खा ली, है ना, पानी कम पी रहे हैं, तो जंक फूड इंटेक बढ़ गया। अगर आप जंक फूड ज्यादा ले रहे हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक ज्यादा ले रहे हो, पेप्सी पी ली, मैगी पी ली, पेप्सी पी ली, माजा पी ली आपने, है ना, एंड फाइबर इंटेक कम है जो हमें खाना चाहिए, कि चपाती खा ली हमने, है ना, ड्राई फ्रूट्स ले लिए हमने, हरी सब्जी खा ली हमने, दाल खा ली, वो इंटेक कम है, तो वो बॉडी के जो नॉर्मल मैकेनिज्म के बैक्टीरिया है उनको कम करता जाता है और स्टूल्स को सॉफ्ट नहीं करता। दूसरा है वाटर इंटेक। अगर वाटर इंटेक बच्चों में प्रॉपर नहीं है तो भी आपका स्टूल हार्ड होगा। तो यही कारण जो है वो बच्चों के फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। एक तो आपने फूड हैबिट्स बता ही दी। मैं सोच रही थी जब आप कह रहे थे कि 5 साल से छोटे कितने बच्चे हरी सब्जियां खा रहे होंगे आजकल, मुझे तो नहीं लगता है बच्चों में आदत है। और क्या कर सकते हैं कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का इंसिडेंस कम हो? क्या फिर दवाई देके ही स्टूल पास कराना पड़ेगा? नहीं, दवाई इज ऑलवेज नॉट अ ऑप्शन, कभी भी वो ऑप्शन नहीं होता। हम भी जिन बच्चों को दवाई भी देते हैं उनको भी बोलते हैं कि आपको फूड हैबिट्स बढ़ाएं। थर्ड जो एक और कारण है वो कॉन्स्टिपेशन में छोटे बच्चों में है कि या तो वो पॉटी ट्रेन हो रहे होते हैं या उनको पॉटी ट्रेन किया जा रहा होता है, तब थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। और हमें ये हैबिट बनानी होती है कि बच्चों को कुछ भी हल्का सा भी प्रॉब्लम होती है तो उनको पेन लगता है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या होते हैं 2-3 दिन तक वॉशरूम में ही नहीं जाते, अवॉइड करते हैं। हाँ, जस्ट उनको लगेगा कि एक बार हार्ड स्टूल हो गया तो अगली बार ये पेन होगा, तो दे वोंट गो टू वॉशरूम, वॉशरूम जाएंगे ही नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि बच्चों को काम करके थोड़ा सा अगर ब्रेकफास्ट करा रहे हैं उसके बाद डेली बच्चों को वॉशरूम भेजना है। अगर वो डेली वॉशरूम जाएंगे, वाटर इनटेक प्रॉपर होगा, और ग्रीन वेजिटेबल्स तो जैसे मैंने आपको बताया देना जरूरी है, नहीं तो दाल बच्चे ले लें, फाइबर इनटेक बढ़ाएं, और उसके साथ साथ जंक फूड्स कम करें, जैसे चिप्स, कुरकुरे, मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स, पास्ता, है ना, बर्गर, पिज्जा, ये सारी चीजें जो बढ़ती जाए, यानी बिस्किट, तो उससे आप देखोगे धीरे धीरे बच्चों के स्टूल्स नॉर्मलाइज होने लग जाएंगे। तो बच्चों की ग्रोथ, बच्चों में पीलिया, बार बार बुखार, पॉटी बहुत आना या पॉटी ना आना यानी कॉन्स्टिपेशन, इस पॉडकास्ट में आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर भी बच्चे बीमार पड़ेंगे और आपके पास आएंगे। थैंक यू।